साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे ये दे आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग शुरू के 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। तो ये है आपकी कौन सी नदी है? वोल्गा नदी जो है ये वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। देखिए वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे की बात करें तो यह यूएसए व मैक्सिको की सीमा बनाती है, जबकि नाइजर नदी जो है ये गिनी की खाड़ी में गिरती है और नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। और वहीं कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और स्टैनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। आगे बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित है। तो इसके तहत उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ये सभी के सभी सम्मिलित हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये अवस्थित किए जाते हैं आयन मंडल में। किस में किए जाते हैं? आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है। यह 80 और लगभग 600 किलोमीटर के बीच, जहां चरम अल्ट्रावायलेट और एक्सरे सौर विकिरण परमाणु और अणुओं को आयनित करते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की परत बनाते हैं। तो यही आपका आयन मंडल है। आयन मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संचार और नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित और संशोधित करता है। इसलिए संचार उपग्रहों को आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। आगे बात करते हैं जननांगी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है कहाँ पर। तो इसका उपयोग जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन हेतु और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु दोनों के लिए किया जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास हेतु प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो इसमें देखिए बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी ये तो है, परंतु चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा जो है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए पहले आप प्रतिकर्ष और जो है अपकर्ष कारक समझ लीजिए। प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, जैसे कि देखिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जो होता है वो प्रवास कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष मतलब जहां से लोग जाने के लिए, जिन कारणों की वजह से किसी स्थान से जाने के लिए लोग विवश होते हैं, तो उन कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। इसमें बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल जलवायु, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, महामारियां, राजनीतिक अशांति, रहन सहन का निम्न दशाएं यदि किसी स्थान पर है, इस प्रकार की दशाएं, तो ये कारण ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को उस स्थान से कहीं और जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो वहीं अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? अपकर्ष कारक जो किसी स्थान के व्यक्तियों को किसी दूसरे अन्य स्थान पर जो चीजें वहां पर होती हैं अन्य स्थान पर, वो चीजें उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अपकर्ष कारक कहलाती हैं। इसमें जैसे कि काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, अनुकूल अनुकूल जलवायु, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं इत्यादि। ये क्या है? ये आपके अपकर्ष कारक हैं। तो आपका चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं ये अपकर्ष कारक में आता है, ना कि प्रतिकर्ष कारक में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है? तो देखिए आपका भू आकृति, जलवायु, मृदा ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है, परंतु नगरीकरण इसके तहत नहीं आता है। नगरीकरण इसके तहत नहीं आएगा क्योंकि देखिए नगरीकरण जो है ये जैसे खनिज हो गया, नगरीकरण ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है, ये भौगोलिक कारक नहीं है, ये आर्थिक कारक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है कहां पर? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? शीत एवं शुष्क पवन है तो देखिए फ्रांस में बहने वाली मिस्टल जो है, मिस्टल स्थानीय पवन शीत एवं शुष्क है। शेष तीनों फॉन, चिनूक और सिराको ये गर्म पवने हैं। निम्न में से कौन सा या से सही सुमेलित है? पर्वत और उनकी सर्वोच्च बिंदुओं को देखना है। तो देखिए एंडीज की सर्वोच्च बिंदु इंकांगुआ है, सही है। रॉकी की माउंट एल्बर्ट है, ये भी सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की माउंट कोशिस्को है। तीनों के तीनों सुमेलित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए यह यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, सही है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, नहीं।
यूरोप की सबसे लंबी नदी राइन नहीं है, वोल्गा है। वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसके अतिरिक्त राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं और यूरोप की सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर अवस्थित है। ये 3 कथन सही है, बी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता की देखिए, सी वाला देखिए, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए 45% सापेक्षिक आर्द्रता वाला मौसम मनुष्य के लिए सभी सबसे अधिक आरामदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है या है। तो 87 का देखिए, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और वाष्पीकरण एवं वर्षा, ये सभी के सभी जो है महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में उसकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। अगला है कथन काल वाला प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। सही है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है, इसलिए वार्षिक तापांतर कब होता है। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख खनन क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के बारे में। बुरघान पहाड़ी कुवैत में है, मरकैबो झील प्रदेश वेनेजुला में है, वेस्टफेलिया जर्मनी में है, डोनेट्स बेसिन जो है ये आपका कनाडा में नहीं बल्कि यूक्रेन में। तो ध्यान रखिएगा, डोनेट्स बेसिन यूक्रेन में है। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग या रेल मार्ग जो है किसको जोड़ता है। तो ये व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने का कार्य करता है। और इसमें पड़ने वाले प्रमुख रेल मार्गों में या स्टेशनों में मास्को, चेलियाबिंस्क, ओमस्क, इकरटस्क इत्यादि अवस्थित है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। 4 दिए गए हैं। इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरणों के एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम क्या है। बड़े से छोटे के क्रम में हमें चलना है। तो देखिए, पहले समझ ले एल्बिडो क्या है। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। परितंत्र के अनुसार एल्बिडो मूल्य का जो घटता क्रम है, सबसे अधिक आपका टुंड्रा होगा, इसके बाद आपका टैगा आएगा दूसरे पे, फिर तीसरे पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आएंगे और फिर सबसे लास्ट में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी या सदाबहार वन आएंगे। तो 4 1 3 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न पर विचार करें। 3 चीजें हैं, उपरोक्त में से कौन सा या से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है। तो देखिए, इसमें आपका एल्युमिनियम और आर्सेनिक जो है ये जैव अनिम्नीकारक या करण प्रदूषक है, जबकि कृषि अवशिष्ट या उत्पादित अवशिष्ट जो है ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है। तो 1 और 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। तो देखिए, आपका चुकंदर को यूरोपीय कृषि कहा जाता है। यह मुख्यतः समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसमें चीनी भी पाई जाती है। चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करती है। बाल्टिक सागर जोड़ती है। तो जो कील नहर बी ऑप्शन, ये पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। शू नहर ये उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से मिलाती है। और बोल्गा नहर जो है ये बोल्गा मास्को नहर द्वारा मास्को क्षेत्र को जोड़ा गया है। ठीक है। और बेलेंड नहर ये जो है इरी और ओंटेरियो झील को जोड़ती है। आगे बात करते हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। जनजातियां उनका निवास स्थान। तो देखिए, बद्दू जनजाति जो है नफूद मरुस्थल में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, समाई मलाया प्रायद्वीप में, बोरा जो है जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी अमेजन बेसिन।
पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील एवं पेरू इत्यादि क्षेत्रों में है, उत्तरी अरब में नहीं। तो 4 वाला सही नहीं है, 1 2 3 सही है, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से एडोशॉल मृदा के संबंध में सत्य है? पहला, यह रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय मिट्टी है। एरिडोशॉल मृदा, ठीक है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है, पहला कथन सही है। दूसरा, सतह के निकट इस मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में ह्यूम्स एवं जल का अभाव होता है, ये भी सही है। सभी के सभी कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए, बताना उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, सही है। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन आपके सही है, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक जो है एडविन केनिन को माना जाता है। एडविन केनिन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनिन को माना जाता है। उनके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी या वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। आगे बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण है, तो डी ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है। परिणामस्वरूप ज्वार केंद्र से चंद्रमा आगे निकल जाता है, तो ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने के लिए 52 मिनट का समय लगता है। आगे बात करते हैं, इजराइल की सीमा स्पर्श करती है किसको? तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र को स्पर्श करती है, और भूमध्य सागर से भी इजराइल की सीमा जुड़ी हुई है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। चेरनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है, यह कथन सही है। इसमें उर्वरक और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है नहीं। जब उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है तो अधिक उर्वरक और सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, तो बी वाला कथन सही नहीं है। जबकि सी देखें, यह मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदानों पाई जाती है। मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदानों में पाई जाती है, सही। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, अधिकता होती है, भी सही है। अगला है, जीवीय अनुक्रमण का सही क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित करना है। तो देखिए, ये 5 चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? विवस्त्रीकरण, फिर उसके बाद विवस्त्रीकरण के बाद आपका प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, प्रतिक्रिया, और सबसे लास्ट में स्थिरीकरण, डी ऑप्शन। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन अनुक्रमण या अनुक्रम कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। इस तरह के परिवर्तन के क्रम को क्रमक कहते हैं। क्लीमेंट्स ने वनस्पति के अनुक्रमित विकास की 5 अवस्थाओं में बांटा, जिनका क्रम है, पहले विवस्त्रीकरण अर्थात न्यूडेशन, फिर दूसरा प्रवास अर्थात माइग्रेशन, तीसरा है अस्थापन अर्थात इंग्लिश में इसिस, और चौथा है प्रतिक्रिया, इंग्लिश में रिएक्शन, पांचवा है स्थिरीकरण अर्थात स्टेबलाइजेशन। तो ये क्रम आपका चलेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो गहरे सागर में। पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण गहरे सागर में होता है, ठीक है। देखिए, पेलेजिक निक्षेपों के अंतर्गत चूना प्रधान ऊज तथा सिलिका प्रधान ऊज आते हैं, जिसमें टेरापॉड, ग्लोबिजेरेना, रेडियो लेरिन डायटम प्रमुख है। आगे बात करते हैं, भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति उदाहरण है किसके? मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति किसके उदाहरण है? तो ये तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण है। यह महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे निर्मित होते हैं, और लक्षद्वीप समूह के प्रवाल वलय या एटॉल प्रवाल के उदाहरण है। और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कूट की सहायता सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। तो देखिए, बृहद ज्वार पूर्णमासी अमावस्या को आता है, सही है।
दूसरा, अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल पर आता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर। दूसरा सही नहीं। तीसरा, एक समय में पृथ्वी पर दो ज्वार आते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने, दूसरा उसके ठीक पीछे। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, कथन काल का प्रश्न है। कथन है कि मैदानी अथवा मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। मैदानी अथवा मरुस्थलीय भागों में, सही है। यह प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह धूल भरी आदि तथा मैदानी भागों में डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करता है। कथन काल दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला है, निम्न युग्मों में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करिए। वन और प्रमुख वृक्ष। देखिए, मानसूनी वनों के उदाहरण हैं सागौन और साल। भूमध्य सागरीय वन में ओक और जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन में हेमलॉक और स्प्रूस नहीं पाए जाते हैं। हेमलॉक और स्प्रूस जो है, ये शीतोष्णकटिबंधीय वन के कोणधारी वन के में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो तीसरा वाला सही नहीं है, जबकि शीतोष्ण कोणधारी वन में देवदार और चीड़ भी आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला सुमिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ किस काल में? कार्बीनी फेरस काल में यह विभाजन हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो देखिए, समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, ये तो है। क्षमता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, और चौथा जो है वो है उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता है। यहां पर उत्पादन की मात्रा इसमें शामिल नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यह है कि निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है। तो देखिए, जो आदिकालीन निर्वाहक कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह जो है कर्तन एवं दहन कृषि का स्लैश एंड बर्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक उदाहरण है। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्व एशिया है। यह एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? कहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? कहाँ पर नहीं की जाती है? तो कांगो बेसिन में। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वहां की जाती है जहां खेतों का अगर बहुत बड़ा होता था। कृषि के सभी कार्य यंत्र द्वारा किए जाते हैं, यंत्रों द्वारा, मशीनीकृत होता है ये। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि स्टेपी, प्रेरी, पयाज, बेल्ट्स, डाउन्स एवं कैडबरी में की जाती है, परंतु कांगो बेसिन में नहीं की जाती है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सो की खाड़ी में इसे तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। आगे बात करते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन, कथन काल का प्रश्न है। कथन है कि कुटीर उद्योगों को पूंजी एवं परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। कुटीर उद्योगों को पूंजी एवं परिवहन जो है अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। सही है, कारण इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। दोनों के दोनों सही है, और ए ऑप्शन व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता था। साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर उत्पादन करते हैं, जैसे चटाइयाँ, लघु मूर्तियाँ, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि बना हुआ है। पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। जकारू जकारू क्या है? तो जकारू जो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जकारू कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। दो सूचियां हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ और उनमें मिलने वाला तत्व। तो देखिए, इन्हें बताना है कौन सा, मतलब सुमेलित, इसको सुमेलित हमें करना है। तो देखिए, माणिक में
एल्युमिनियम होता है 3 से मिलाइए। संगमरमर में जो है कैल्शियम होता है 1 से मिला दीजिए। हीरा में कार्बन होगा तो 4 से मिला दीजिए। बालू में आपका सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं ज्वालामुखी पर्वत और स्थित देश के बारे में। तो देखिए माउंट रैनियर यूएसए में है। एटना जो है ये कोलंबिया में नहीं है। माउंट एटना जो है ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको, ठीक है। एटना वाला आपका माउंट एटना ये कोलंबिया में नहीं है। टॉल फिलीपींस में है। पेरिकुटन इटली में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। किलिमंजारो क्या है, एक पर्वत है। किलिमंजारो एक पर्वत है 1 से मिलाइए। बोल्विया क्या है, बोल्विया का पठार है 2 से मिला दीजिए। डावर क्या है, किल्फ है 3 से मिलाइए। हर्षन मोहाक नदी घाटी है, नदी घाटी रिवर वैली 4 से मिलाइए। 1 2 3 4 बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कनाडा में स्थित नहीं है, कौन सी एक कनाडा में स्थित नहीं है। तो देखिए रेडियर, अथावास्का झील, ग्रेट स्लैब झील ये आपके कनाडा में। उर्मिया झील जो है यहाँ पर नहीं है। उर्मिया झील कहाँ पर है, ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। तो देखिए उत्तर से चलते हैं, एजोर्स के बाद बहमास आएगा दक्षिण में, फिर उसके दक्षिण में केप वर्ड आएगा, उसके दक्षिण में फॉकलैंड आएगा, ठीक है। एजोर्स पुर्तगाल में है, फिर बहमास, केप वर्ड और फॉकलैंड। आगे बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियां इन्हें हमें सुमेलित करना है। संघई वस्त्र एवं मशीनरी उत्पाद के लिए तो 3 से मिलाइए। मिलान रेशम वस्त्र उद्योग के लिए 4 से मिलाइए। नगोया ऑटोमोबाइल के लिए 1 से। हवाना सिगार उद्योग के लिए 2 से। तो 3412 बी ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो देखिए इसमें घने वन होते हैं, वृक्षों की बहुरूपता होती है, कठोर लकड़ी होती है, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं, इसका व्यावसायिक महत्व अत्यधिक नहीं होता है, व्यावसायिक महत्व निम्न होता है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक दलदली भूमि और सघन रूप में यहाँ पे वृक्ष होते हैं, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व कम होता है। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। नदी और शहर। बलतावा नदी प्राग शहर के, बलतावा नदी किनारे प्राग शहर है 1 से। मेजेनेरस नदी के किनारे मैड्रिड शहर है 2 से। टगस नदी किनारे लिस्बन है 3 से। डेनू नदी किनारे बेलग्रेड है 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है, अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। देखिए पोर्ट्रिको गर्त, रोमांचे गर्त, सैंडविच गर्त ये आपके अटलांटिक महासागर में, परंतु एलुशियन गर्त जो है, एलुशियन गर्त ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सागर और उससे लगा हुआ देश कौन सा है, इसमें सही सुमेलित करना है हमें। तो देखिए काला सागर जो है, काला सागर से टर्की लगा हुआ है। कैस्पियन सागर से अजरबैजान लगा हुआ है। लाल सागर से सीरिया, देखिए सीरिया भूमध्य सागर से लगा, लाल सागर से नहीं लगा है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सत्य है। तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है, सही है। गिब्सन जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ये भी सही है। दस्त ए लूट रेगिस्तान ईरान में स्थित है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किए जाने का निर्णय नवंबर 2022 में किया गया है। तो ये कहाँ किया जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिमी मिडलैंड्स में किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा पहली बार ऐसा होगा कि कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया के बाहर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, नवंबर 2022 में पहली बार भारत एवं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सियमरीप में किया गया। सियमरीप स्थित है, कहाँ पर स्थित है,
तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में। आगे बात करते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा सत्य है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है, सही है। इस वर्ष व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया। 2 के दोनों कथन सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है ग्रेटर एडजुटेक स्टार, जो सारस होता है पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए हरिगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का, मतलब ये जो है हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान उसका नेतृत्व करती है, इसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की स्थापना 2005 में की गई थी। आगे बात करते हैं नवंबर 2022 में किस देश को प्रतिस्थापित करके भारत विश्व स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के। पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, पहले पे चाइना है, फिर भारत है, फिर जापान, फिर अमेरिका, फिर दक्षिण कोरिया। नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और असत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है, कौन सा असत्य है। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। दोनों कथन सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी 2 सही है। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई है? चीन के द्वारा। ठीक है, चीन के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, इंग्लिश में जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर किया गया था। अगला है समनव्य 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, तो देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित था ये। कहां पर? वायु स्टेशन आगरा में। नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 आयोजित हुआ। इसमें भारत एवं किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य में हुआ यह। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से यह संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति समर्पित है किसको? तो स्वामी रामानुजाचार्य को। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, 138। दिसंबर 2022 में अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में महसा अमीनी को प्रथम बार मरणोपरांत इस सूची में सम्मिलित किया गया। वह किस देश की नागरिक थी? वो जो है ईरान की नागरिक थी। कहां की नागरिक थी? ईरान की नागरिक थी। इसमें 6 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। आगे बात करते हैं दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? वोल्डिमिर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी। ठीक है, पहले पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन है। इस अभियान की थीम जो है लिंग आधारित हिंसा है।
लिंग आधारित हिंसा या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सभी भारतीय राज्यों में शुरू किया गया एक अभियान है 25 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे? तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, सही है। यह पहला फुटबॉल विश्व कप जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ। ये दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला इसका जो आयोजन, पहला मैच जो हुआ था कतर और इक्वाडोर के मध्य में हुआ था, और इस विश्व कप को जो है फीफा वर्ल्ड कप को किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हरा करके। 144 को देखते हैं। नवंबर 2022 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इओरा मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहां पर हुई? तो ये बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। ये जो आपका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है इओरा, इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 1997 को हुई थी। इसमें कुल 23 सदस्य देश हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों तथा लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, द ओपियम ट्रॉफी खुशवंत सिंह की है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन की है। द हेराम्पी फैक्टर गुरजीत सिंह की, सबके सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, नागरिकों, उद्योगों तथा सरकार को समीप लाने के विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहां पर संपन्न हुआ? ये जम्मू कश्मीर के कटरा में, जम्मू कश्मीर के कटरा में संपन्न हुआ 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, ई गवर्नेंस पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो हिमालयी याक को, हिमालयी याक को, सी ऑप्शन। भारत में डोपिंग के खतरों को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर करने की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है? तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। नवंबर 2022 में 22 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है? तो किसके सहयोग से? शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य इन दो समृद्ध परंपराओं को करीब लाना तथा साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। बताना है कौन सा सत्य है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा, सही है। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या रहेगी? डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी विषय वस्तु रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।